तभी कामयाब होगा जब सिविल इदारे खुद ही अपनी जो जिम्मेदारी है वो संभालें। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रात एक ख़बर आई और वो बड़ी अहम ख़बर है जिसके बाद MQM में काफ़ी खलबली मची हुई है। और वो ख़बर ये थी कि वसीम अख्तर जो गिरफ़्तार हैं और रॉ अनवार के पास हैं, उन्होंने इकरार कर लिया है कि 12 मई के वाक़यात में जो कुछ हुआ उसके वो ज़िम्मेदार हैं। फायरिंग वायरिंग जो कुछ ऑर्डर जारी किया गया वो MQM ने या उनकी हिदायत के ऊपर ही काम किया गया। 12 मई 2007 उस वक्त एडवाइज़र टू होम मिनिस्टर या एडवाइज़र टू चीफ़ मिनिस्टर ऑन होम अफेयर वज़ीर दाखिला की हैसियत से तकरीबन वो काम कर रहे थे। काफ़ी खुद मुख्तारी थी उस वक्त MQM के पास, क्योंकि मुशर्रफ के साथ इत्तेहाद था और काफ़ी मुशर्रफ ने, क्योंकि वोट चाहिए थे MQM के, एम्पावर किया हुआ था MQM को। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 12 मई को ही इस्लामाबाद में रात को एक जलसे से खिताब करते हुए मुक्का लहरा कर कहा था कि MQM ने अपनी सियासी ताकत का इजहार किया। ये वो दिन था जब चीफ़ जस्टिस वाली लड़ाई अरूज पर थी और चीफ़ जस्टिस कराची गए, वो बाहर से खिताब करते तो उससे काफ़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रही थी। तो कराची में जब उन्होंने जाना था, बाहर से एड्रेस करना था, तो एक सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया। सिक्योरिटी प्लान ये था कि कंटेनर्स वेनर्स लगा के उन्होंने कहा कि शहर के रास्ते रोक देते हैं, चीफ़ जस्टिस एयरपोर्ट से निकल के जा ही ना पाएँ, यहीं से इन्हें वापस कर दिया जाएगा। तो दो बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स थे, एक मैं आज आपको प्रोग्राम में दिखाऊँगा, दूसरा मैं आज तलाश करता रहूँ, नज़र नहीं आया, लेकिन उसकी भी आपको तफसील दूँगा। वो हमने उस ज़माने में CNBC पे प्रोग्राम किया करते थे, तो डॉक्टर फारूक सत्तार से हमने इंटरव्यू भी किया था, जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट हमने दिखाया भी और उसके ऊपर बात भी की। ये पहला जो डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ, ये सिक्योरिटी प्लान के हवाले से। सिक्योरिटी प्लान उस वक्त के पुलिस चीफ़ ने जारी किया, जिनका नाम अज़हर फ़ारूकी था। आज हमने उनसे भी रब्ता किया, लेकिन उन्होंने उसके बाद अपना नंबर बंद कर दिया। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वो इस इशू पे बात नहीं करना चाहते होंगे। लेकिन सिक्योरिटी प्लान उस वक्त अज़हर फ़ारूकी साहब ने जारी किया, उसको पढ़ के पता चल जाता है कि वहाँ पे कराची शहर के अंदर 12 मई को क्या होने जा रहा था। सिक्योरिटी प्लान कहता है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के 12 मई के दौरे के लिए जो चीज़ें तरतीब दी गई हैं, इस रोज़ खुदकुश हमले हो सकते हैं, बम धमाके हो सकते हैं और आम शख्सियात पर मुसल्लह हमले हो सकते हैं। ये खदशात है उसके। डॉक्यूमेंट का स्टार्ट इसी चीज़ से होता है। और दूसरा हिस्सा कहता है कि पुलिस प्लाटूनों में जो पुलिस के यूनिट्स हैं, इसमें शामिल अहलकारों को कोई हथियार ही ना दिया जाए। पुलिस तो लगाएंगे, लेकिन उसको देंगे क्या? हम उसको लाठी दे देंगे, उसको आंसू गैस दे देंगे, लेकिन कोई उसको हथियार नहीं देंगे। बग़ैर हथियार के पुलिस लगाएंगे। और 4 जगह आइडेंटिफाई की गई थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा खदशा था कि यहाँ ऐसे वाक़यात हो सकते हैं कि जिसके नतीजे में जानी नुकसान हो सकता है। वहाँ पुलिस थी नहीं, वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी। रेंजर्स और जो भी पुलिस जहाँ लगानी चाहिए थी, कंटेनर्स लगा के रोड ब्लॉक कर दी। दरमियान में रैली आ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उधर से अवामी नेशनल पार्टी वाले निकल आए, चीफ़ जस्टिस की जो बहाली वाले लोग बाहर निकले थे वो बाहर निकल आए और मुसल्लह लोगों ने फायरिंग की। उस वक्त ये TV चैनल्स ने सारे फायरिंग के वाक़यात लाइव कट करके दिखाए हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड दस्तयाब है। और जब वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक मौका आया था कि इसकी सुनवाई की कोशिश की गई, तो वो सुनवाई तो नहीं हो पाई, लेकिन उसके नतीजे में कुछ और वकला जो थे उनको ज़िंदा जला दिया गया। ऐनी शादीन के मुताबिक 12 मई को शाराए फैसल पर तशद्दुद के नतीजे में सबसे ज़्यादा अमवात हुई और जो इनिशियल रिपोर्ट में जो स्पॉट सबसे सेंसिटिव आइडेंटिफाई किया गया था वो शाराए फैसल ही थी, जिसके ऊपर कहा गया था कि इसकी हिफाजत के लिए बंदोबस्त किया जाए और उसको सबसे ज़्यादा वल्नरेबल बना के छोड़ा गया। एक ब्रिज के ऊपर से लोग गोलियाँ चला के नीचे मारते जा रहे थे और वो ठीक था, ओके था, ना किसी सिक्योरिटी वाले ने रोका, ना हुकूमत ने एक्ट किया। पुलिस एहलकार मौजूद ही नहीं थे और मुसल्लह अफराद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये वो रिपोर्ट है जो हम आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसके अंदर जो फ्लॉ था, जिसका आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, कि जब आपको ये खदशा था कि सुसाइड अटैक होंगे, बम धमाके होंगे, आम शख्सियात पर हमला होगा, आपने कंटेनर लगा के पुलिस को डिसआर्म करके उन लोगों को दरमियान में घेरे में ले लिया कि मारने दो इनको। इसका जवाब किसी को तो देना चाहिए। इससे पहले एक मीटिंग हुई या इन्हीं दिनों में हुई, डेट्स एग्जैक्टली मैं आइडेंटिफाई करते हुए हो सकता है मिस्टेक करूं क्योंकि काफ़ी साल पुरानी अब बात है। गवर्नर हाउस के अंदर मीटिंग हुई जिसको जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चेयर किया था और मैं दोबारा उनका नाम होने ले रहा हूँ। एक दफ़ा वो बड़े खफा हो गए थे इस इशू के ऊपर कि मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। वो मीटिंग जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चेयर की थी। इनके उस वक्त के जो इंटेलिजेंस के जो भी चीफ थे वो इनके साथ थे और उस मीटिंग के अंदर इस प्लान को हतमी शक्ल दी गई थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ कराची तशरीफ़ लेकर गए, गवर्नर हाउस सिंध के अंदर बैठ कर वहाँ पर ये बातें की गई और वहाँ इस प्लान को हतमी शक्ल दी गई। अज़हर फ़ारूकी साहब पुलिस चीफ जो है उन्होंने ये प्लान जारी किया। अब उसके बाद राव साहब के पास जब ये केस चला गया है तो राव साहब के पास एक ही रात के अंदर रिपोर्ट सामने आ गई कि वो वसीम अख्तर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन आज वसीम अख्तर का एक तहरीरी बयान है जो MQM ने जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सारा कुछ
झूठ का पुलंदा है जो कुछ उनसे मंसूब किया जा रहा है। यकीनन उस बयान की अहमियत उस वक्त होगी जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, लेकिन इस मामले में MQM का दामन साफ़ नहीं है। जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ साफ़ नहीं है, इसी तरीके से MQM का भी दामन साफ़ नहीं है। उस वक्त की जो इंतज़ामिया है, जो लोग उस वक्त सिंध में हुक्मरान थे, उनको भी इसका जवाब देना चाहिए, MQM को भी इसका जवाब देना चाहिए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी इसका जवाब देना चाहिए। ये वो वाक़यात हैं 12 मई 2007 और इस तरह मॉडल टाउन का सानिया, जिसमें पाकिस्तान के जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं कराची और लाहौर, उसमें पाकिस्तानी शहरियों को मारा गया, लेकिन उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। ये हमारा एक होगा आज का टॉपिक। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे एक पाकिस्तानी खातून समिया शाहिद के नाम से, उनकी पाकिस्तान के अंदर कहा ही जाता है, इल्ज़ाम यह है कि ऑनर किलिंग हुई है। वो UK बेस्ड हैं, पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में इल्ज़ाम ये है, उनके जो सेकंड हस्बैंड है, दूसरे शौहर है, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी फैमिली ने, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी अपनी पसंद से कर ली थी, तो उनकी वो गैरत के नाम पर जो कत्ल है वो कर दिया। पुलिस तफ्तीश कर रही है, हम उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे आपसे अपडेट शेयर करें। हमारे साथ जो शुरा हैं प्रोग्राम में से शफकत महमूद साहब हैं, कराची से सेनेटर सईद गनी हमारे साथ होंगे, इसके अलावा MQM लंदन से इम्बसात मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। दूसरे टॉपिक की तरफ आएंगे तो हमारे साथ उस फैमिली से भी जो कंसर्न लोग हैं उनको भी हम लेंगे, और इसके अलावा UK एक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट है नासिया, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ आते हैं। सईद गनी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, क्या हुआ था 12 मई 2007 को? मलिक साहब, मैं तो ख़ुद इसका आई विटनेस भी हूँ, और इत्तेफाक से MQM ने जो एक बाद में वीडियो रिलीज़ की थी कड़वा सच के नाम से, उसमें MQM ने मुझे दहशतगर्द बना के पेश किया और ये तासुर दिया कि जो दहशतगर्दी शहर में हुई है उसमें जो पीपल्स पार्टी के लोगों ने अपना किरदार अदा किया उनमें से एक मैं भी हूँ। और बड़ी चालाकी के साथ मैं जिना हॉस्पिटल में मौजूद था उस दिन जो मेरी वीडियो दिखाई गई है, तो वहाँ चूँकि ज़ख्मी आ रहे थे और ज़ाहिर है कि मैं वहाँ लोगों के साथ खड़ा था, तो वहाँ की एक तस्वीर लेके ये बताया गया कि मैं जो है वो लोगों को हिदायत दे रहा हूँ, और बाकी फिर फुटेजेस मुख्तलिफ़ जगह से हुई। और उस दिन की एक ख़ास बात ये थी कि MQM ने ख़ुद पूरे शहर में जहाँ जहाँ ये जुलूस आने थे, इन्होंने ख़ुद अपने लोगों से उनको वो मीडिया का बंदा बना के रिकॉर्डिंग्स करवाई थी, और फिर उन रिकॉर्डिंग्स में से वो क्लिप्स उठाए उन्होंने जिसमें कहीं पीपल्स पार्टी का कोई शख्स नज़र आ गया, झंडा है, और अगर उसके हाथ में पिस्टल है, या NP के नज़र आ गए उनके हाथ में कोई पिस्टल है, तो फिर उस पर वो बिटर ट्रुथ बनाई गई थी। और मैं उस वक्त जो कराची की सिटी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी, वहाँ लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी था, तो जब हमारा पहला सेशन हुआ काफ़ी हमने शोर किया, तो ये मेरे ख़िलाफ़ लेकर आए थे वो फुटेजेस बना के और प्ले कार्ड्स लेकर मेरी तस्वीर के, और वहाँ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9/0 पर, उससे एक दिन पहले जब उन्होंने ये एक बिटर ट्रुथ के नाम से एक वीडियो रिलीज़ की, तो उन्होंने ये कहा था कि गालिबन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि पता नहीं 50 घंटे या 60 घंटे की हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जिसमें से चंद मिनट की इन्होंने रिलीज़ की थी। तो मैंने उस काउंसिल में ये मुतालबा इनसे किया था कि फिर वो जो 50-60 घंटे की रिकॉर्डिंग आपके पास है वो पूरी दिखा दीजिए, उसमें से ये 15-20 मिनट आपने क्यों निकालें, अंदर बहुत और सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो ये तो कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि 12 मई को जो कुछ हुआ था वो किया MQM ने था, लेकिन उसमें यकीनन जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी शामिल थे, अरबाब गुलाम रहीम उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे वो भी शामिल थे, और उसके अंदर और जो भी जिम्मेदार उस वक्त शहर के अंदर मौजूद होंगे मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर, वो भी शामिल थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू ये था मलिक साहब कि ये जब वाक़या हुआ 12 मई का, तो उसमें उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के जजों को भी मार पड़ी थी, और कई जजों ने अपनी गाड़ियां छोड़कर भागे, कई हाई कोर्ट की दीवारें फलांग के भागे, और बहुत कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए। लेकिन फिर जब ये हाई कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग हुई तो कोई जज जो इसका आई विटनेस था उसने आके नहीं कहा कि हमारे साथ क्या क्या कुछ हुआ है। तो जब लोग हमसे सवाल करते थे तो हम ये कहते थे भाई मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ जो मैंने देखा है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, लेकिन जो जजेस हैं जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई थी, जिनकी इंसल्ट की गई, जिनको भगाया गया, जिनके साथ सब कुछ हुआ, जिनके हाथ में फैसला था, अगर वो चुप रहेंगे कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं कि किसी से इंसाफ मिलेगा और कुछ होगा। इम्बसात साहब से भी पूछते हैं। इम्बसात, आप बताइए, आपकी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम जो है 12 मई 2007 से आज तक मौजूद है, ये उसमें नया एपिसोड ये है कि राव अनवार ने रातों रात वसीम अख्तर से मनवा लिया, लेकिन 12 मई 2007 से आज तक आप इस इल्ज़ाम से पाक नहीं हो पाए, ये आपके ऊपर। नहीं, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं पेश करूं आपको, जो तमाम मीडिया को हमने भेजा है, इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो है जनाब वसीम अख्तर साहब का हाथ से लिखा हुआ अपना बयान, जो आप लोगों के पास मीडिया के पास मौजूद होगा। ये वो खत है जो उन्होंने जेल से भेजा है। मेरे ख्याल में हमारे प्रोड्यूसर टीवी पे दिखा रहे होंगे, आप बात करिए अपनी। अच्छा, तो इसमें बरमला वसीम अख्तर साहब ने इस बात का इजहार किया है कि ये तमाम जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये झूठे इल्ज़ामात हैं, कोई सच्चाई नहीं है।
लेकिन इस वसीम अख्तर साहब के इस खत को हाईलाइट नहीं किया गया। जिस तरीके से एसएसपी मलिर के बयान को जिस तरह हाईलाइट किया गया पूरी मीडिया पे कल से चल रहा है, तो सहाफ़त का तकाजा ये था कि इस खत को भी दिखाया जाता और तमाम दुनिया के इल्म में लाया जाता है कि ऐसा वसीम अख्तर ने लिखा है, उनके हाथ से लिखा हुआ खत है, डिनाई नहीं हो सकता, अदालत में भी जाएगा और अदालत में भी पेश किया गया है ये खत। तो यकीनन सबसे पहले तो इस बात की तस्दीक कर ली जाए कि जो भी इल्ज़ामात लग रहे हैं 12 मई के हवाले से, वसीम अख्तर के बयान के हवाले से, वो झूठे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। होगी वजाहत, मैंने स्टार्ट में भी बोल दिया, अब आपने भी बोल दिया, लेकिन 12 मई 2007 में आप साफ नहीं होते, ये कह देने से आप साफ नहीं होते। 12 मई 2007 के हवाले से खासी तफसील के साथ गुफ्तगू होती रही है और इस पर हमेशा MQM का जो स्टैंड रहा है वो ये रहा है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाई जाए। आज हमारे मोहतरम सैयद गनी साहब कह रहे हैं कि इसके ऊपर तहक़ीक़ात की जाए, तो यकीनन गुज़िश्ता 8 साल से पीपल्स पार्टी ही सिंध गवर्नमेंट में है। तो आज योर वर्ड्स अगेंस्ट माय वर्ड्स क्यों हो रहा है कि सैयद गनी साहब, ऐसा लग रहा है कि शायद अपोजिशन लीडर हैं, इस वक्त बैठ करके वो तमाम चीज़ें बयान कर रहे हैं आकर के टीवी पे। तो वो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि इनके चीफ मिनिस्टर थे, इनकी हुकूमत थी, फेडरल गवर्नमेंट में खुद थे, तो ये आते और इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाते। उन्होंने गफलत से काम क्यों लिया, इस हवाले से सच्चाई सबके सामने क्यों नहीं आई, इस हवाले से। ये बिल्कुल बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ये खुद मोहतरमा की जो अपनी मर्डर असैसिनेशन है ना उसके ऊपर पेशरफ्त कर सके, ना 12 मई 2007 में कर सके, और उसके बाद वकला जलाए जाने का वाक़या पेश आया ना उसके ऊपर कर सके। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, लेकिन मैं साथ शफकत साहब को प्रोग्राम में, शफकत साहब आपकी जमात से अली जैदी ने अभी एक लेटर जारी किया है और उन्होंने कहा कि ये जो बाइडन का ख़त है जो उस वक्त कॉन्डोलीज़ा राइस को लिखा गया 1 जून 2007 को, और उस ख़त के अंदर तहरीर है कि जो उनको रिपोर्ट्स मिली हैं उसकी रोशनी में MQM और जनरल परवेज़ मुशर्रफ दोनों की ये एक इकट्ठा मिलने की वजह से कराची 12 मई 2007 के वाक़यात पेश आए और लोगों की वहाँ जान गई। उस तहरीर में काफ़ी 2-3 पैरे में 2 या 3 दफ़ा MQM का और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का बराह रास्त लिंक जो है वो उसका इजहार कर रहे हैं 12 मई 2007 के वाक़यात में। क्या तफसीलात हैं आपके पास? नहीं, मेरे पास तो तफसीलात नहीं है जो अली जैदी के पास हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का, उसको अपने इंटेलिजेंस ज़राए से ये पता चलता है और वो फिर फ़ॉरेन जो मिनिस्टर हैं उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको कहते हैं उसको रेफ़र करता है, तो इसका मतलब है ये छोटी बात नहीं, ये बड़ी संगीन बात है। और इसके पीछे वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक लेटर में हवाई नहीं छोड़ेगा या ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिसके पीछे कोई एविडेंस मौजूद ना हो। तो इसलिए, और हम सब जानते हैं, या तो ऐसी कोई चीज़ हो ना कि जो ढकी छुपी हो। सारी दुनिया ने उस दिन देखा कि जो जिस तरह फायरिंग की गई, जिस तरह MQM उसमें मुलव्वस हुई, और परवेज़ मुशर्रफ का रात को ये कहना कि जी वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है कि ये सारा एक सोची समझी प्लान थी। अफसोस की बात तो ये है कि जो रियासती अदारे हैं, पुलिस फॉर एग्ज़ाम्पल, इस केस में आपने अज़हर फ़ारूकी का शुरू में ज़िक्र किया कि रियासती अदारे जो हैं उनके अंदर इतनी आज़ादी भी नहीं है, यानी कि वो इतने मफलूज हैं, हुकूमत वक्त के इतने ज़ेरे साया हैं या उसके ज़ेरे दस्त हैं कि वो बजाय इसके कि उसमें लोगों को प्रोटेक्ट करें, आम आदमी की जान बचाएं, वो पीछे हट जाते हैं। वो असला जो है उसको अपने लोगों को डिसआर्म कर देते हैं और एक दिखावे का प्लान बनाते हैं जिसमें कोई हकीकत नहीं है। तो ये तो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है कि जो रियासत के अदारे वो अपना जो रोल है वो परफॉर्म नहीं करते। शफकत साहब, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, आप सिविल सर्विस में रहे हुए हैं, आपको ये एड्रेस करने में शायद ज़्यादा आसानी हो एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन। जब एक गवर्नर हाउस में मीटिंग में ये प्लान बनाया गया और फिर पुलिस का एक अफसर इस प्लान को जारी कर रहा है, तो इसमें वसीम अख्तर को तो राव अनवार ने रातों रात मनवा लिया कि ये सारा कुछ उसने किया है, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ इसके दूसरे करैक्टर हैं, उनको कौन पूछेगा? उस मीटिंग के मिनट्स भी रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, कहीं ना कहीं से वो भी दस्तयाब होंगे, वो भी लाया जाए सामने, अदालत में पेश किया जाए। जहाँ मीटिंग में ये प्लान बनाया गया पुलिस को डिसआर्म करने का, उसकी लॉजिक क्या थी, और जब लोग मर रहे थे उनको बचाया क्यों नहीं? तो ये चीज़ें तो रिकॉर्ड पे होंगी ना, वो सबमिट क्यों नहीं होती अदालत में? जज जिसको सुनते क्यों नहीं? ये बड़े अफसोस की बात है कि नहीं होती, होनी चाहिए, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो भी फेल किए वो एक इंडिविजुअल की हैसियत से किए। उन्होंने अपना ज़ाती मफाद प्रोटेक्ट कर रहे थे, कोई आर्मी का या हमारे मुसल्लह अफवाज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, वो अपने ज़ाती प्रोटेक्ट कर रहे थे और वो अपनी सीट बचा रहे थे।
इसलिए इसमें तो दो राय है ही नहीं है। फौज का उसमें इंटरेस्ट नहीं था, फौज तो उस वक्त ब्लेम हो रही थी, इल्ज़ाम लग रहा था, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ बीइंग आर्मी चीफ इक़्तिदार पर काबिज थे। जब वो ये एक्ट कर रहे थे तो उसकी जवाबदेही भी तो किसी को करनी चाहिए। उसकी जवाबदेही बिल्कुल होनी चाहिए, और किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें किसी अदारे पे हरफ आता है, बल्कि इसमें कि वो अपनी ज़ात के लिए कर रहे थे और जो उनके ज़ाती फेल हैं उनके वो जिम्मेदार हैं। तो इसलिए उनसे बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। आप कैसे पूछेंगे उनको, तो बाहर चले गए हैं। सईद गनी साहब, तहकीकात क्यों नहीं की आपने? पहले तो 5 साल आपके हैं, फिर 3 साल PMLN के हैं, लेकिन आप लोगों ने तहकीकात क्यों नहीं की? मैं इस बात को समझने से बिल्कुल कासिर हूँ। ना आप 12 मई 2007 पे 1 इंच आगे बढ़े हैं, ना बीबी की मर्डर इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़े। देखें, ये बड़ी अहम बात है। मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें MQM का तो अपना किरदार है ही है, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ और अरबाब रहीम साहब और उसके अलावा उस वक्त जो भी मुख्तलिफ़ ओहदों पर लोग फाइज होंगे मुख्तलिफ़ इदारों में, वो सब के सब शामिल हैं। आपको याद होगा, एक मरतबा नहीं, मुतअद्दिद मरतबा वसीम अख्तर साहब कई टीवी शोज़ में बात शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप? नहीं, सुने मेरी बात तो सुने ना, जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये कई टीवी शोज़ में वो कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें 12 मई को इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि किया तो हमने, लेकिन किसी के कहने पे किया है। अब मैंने जो पहले गुजारिश आपसे की कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एयरपोर्ट पे मौजूद थे, उनको सब रिपोर्ट्स आ रही थी कि शहर में हो क्या रहा है। हाई कोर्ट के जजेस का मैंने आपके सामने जिक्र किया कि उनके साथ क्या क्या उन्होंने खुद भुगता है 12 मई को सब जजेस ने। लेकिन उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने इस पर एक कार्रवाई का आगाज़ भी किया था, और उस दिन MQM के हज़ारों कारकुन जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर चले गए थे और तमाम जो अदालतें थीं उसके अंदर चले गए, और उसके बाद वो कार्रवाई पता नहीं कहीं आगे पीछे हो गई। और फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, मुझे याद नहीं पड़ता कि किस जज के थ्रू इसकी पूरी एक इंक्वायरी थी, उसको एक ऐसे ही वॉश आउट कर दिया था किसी एक तरीके से कि जनाब ये इसके अंदर कोई मुलविस नहीं, और ये कुछ इधर उधर करके उसको धो दिया था सारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हो, उसके अंदर जो गवाह हो, उस मुल्क के आला तरीन जजों के, जो अदालतों के जजेस हैं वो गवाह हों, अगर वो कुछ ना करें जो खुद बैठे हुए हैं, तो हमसे तो वो करते कि हम कुछ करेंगे। फैसला तो मैंने नहीं करना था, नहीं, फैसला तो भाई जजेस ने करना है। फैसला आसिफ अली जरदारी साहब किस तारीख को उन्होंने सदारत का हल्फ उठाया था? आसिफ अली जरदारी साहब ने किस तारीख को सदारत का हल्फ उठाया था? गालिबन सितंबर की कोई डेट थी 2008, और उस मतलब विद इन अ ईयर, मतलब प्रेसिडेंटशिप आपके पास आ गई थी। तो वो तो कहीं थे ही नहीं उस वक्त। जनरल परवेज मुशर्रफ ना इक़्तिदार में थे, ना आर्मी चीफ थे, तो आपके हाथ रोकने वाला तो नहीं था। अगर बिल होती जनाब, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती थी, रुकावट तो नहीं थी। आर्मी चीफ इन्वॉल्व हो, नहीं, अब थोड़ा हमें रियलिस्टिक होना चाहिए ना। जब फौज का सरबराह उसके अंदर इन्वॉल्व हो, उस वक्त के दीगर इदारों के सरबराह उसके अंदर इन्वॉल्व हो, जजेस उसके जो एनी शाहिदीन हो वो कुछ ना करें, और फिर आप हमसे कहें कि हमने क्यों कुछ नहीं किया। भाई करना किसने था? इंक्वायरी किसने करनी थी? इन्वेस्टिगेशन किसने करनी थी? मुकदमा किसने चलाना था? जिन्होंने इंक्वायरी करनी हो, जिन्होंने रिपोर्टें देनी हो, वो सारे उसके अंदर मिले हुए हों। जिन्होंने फैसला करना हो, आपका कहना यह कि डुएबल नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ की तहकीकात करनी हो तो ये डुएबल नहीं है। तो ये डुएबल नहीं है कि आप जनरल परवेज मुशर्रफ की तहकीकात हम कर ही नहीं सकते। देखें, बात यह है, अभी मलिक साहब अभी आपके सामने है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ होगा कि कोई आदमी मर्डर केस में बरी हो गया हो, अदालत में एक मरतबा पेश हुए बगैर मर्डर केस में बरी हो गया हो, वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो हो गए। ये फैक्ट्स हैं हमारे इस मॉडल टाउन लाहौर में। सईद गनी साहब, आप सियासी हुकूमतें अपनी कुताहियों पे पर्दा डाल देते हैं, बहुत सारी बातें कह के। मॉडल टाउन लाहौर में जब 100 बंदों को गोली लगी, 14 बंदों की शहादत हुई, उस वक्त तो किसी आर्मी चीफ ने काम नहीं किया था कि हम इस्तेमाल हुए हैं। वो तो मॉडल टाउन लाहौर में तो किसी आर्मी चीफ ने गोली नहीं थी चलाई, उसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई? बस अब क्या करें, अब पीपल्स पार्टी होती तो लटक गए होते हैं सारे। वहां भी देखें, जहां पीपल्स पार्टी थी वहां आर्मी का डर था, यहाँ पीपल्स पार्टी होती तो लटक गए होते। मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये बदनसीब मॉडल टाउन का वाकया अगर हमारे दौर में वो होता हम लटक गए होते। ये 12 मई का वाकया हमारे दौर में होता हम लटक गए होते। बदकिस्मती ये थी इन दोनों वाकयात में कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसके अंदर कहीं जद में नहीं आती थी। अगर आ रही होती तो हम पकड़े गए होते। एक ब्रेक, वापस आएंगे तो इसी नुक्ते से दोबारा स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इंबसार साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। MQM को किसी तरीके से तो इस मामले में अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। आप खुद अदालत में चले जाएं, कुछ और करें, अपने ज़िम्मेदार लोग जो हैं, जो भी आपके उस वाक़े के अंदर जिनका रोल हो सकता है, एटलीस्ट उनके मुतल्लिक़ इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके अलावा तो सियासी जमात के पास और कोई तरीक़ाकार नहीं होता। यकीनन अब ये फैसले जो हैं अदालतों में ही होंगे, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और कहता चलूँ नदीम साहब, आपके तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम से, समा टीवी के हवाले से तवज्जुह से, कि सानिया 12 मई एक अलमनाक सानिया था जिसमें हमारे MQM के भी 14 कारकुनान शहीद हुए थे। न सिर्फ इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि सानिया अलीगढ़ जिसमें 250 से ज़्यादा महाजिर बस्ती पे जब हमला किया गया, 250 से ज़्यादा अफराद हलाक किए गए, बच्चे, ख़वातीन। इसी तरीके से सानिया पक्का किला हैदराबाद जिसमें महाजिर बस्तियों पे हमला किया गया और 200 से ज़्यादा अफराद, इसमें महाजिरों की बड़ी तादाद शामिल थी, उनको शहीद किया गया। आज तक उनका कहीं जिक्र नहीं किया गया। कितनी हुकूमतें आई, कितनी हुकूमतें गई, और कभी किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। इस हवाले से कोई बड़ा वाक़या होता है, मॉडल टाउन का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है, यकीनन जुडिशल कमीशन बना, JIT बना, लेकिन मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करूँगा कि ये तमाम वाक़यात जिसमें बहुत बड़ी तादाद शोहदा की शामिल है, जिन बस्तियों पे हमले किए गए, आज तक उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? मैं इम्बसार साहब यहाँ आपको थोड़ा सा मुझे वो दूसरी स्टोरी प्रोग्राम के अंदर शामिल करनी है। तो इस वक्त नाज शाह जो बरतानवी रुकन पार्लियामेंट हैं वो भी हमारे साथ हैं, और मुख्तार काजिम ये शौहर हैं उस खातून के सामिया शाहिद जिनके ऊपर इन्हीं का इल्ज़ाम है कि उनकी ऑनर किलिंग उनके घर वालों ने की। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि नाज शाह ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त भी लिखा है। दोनों हुकूमतें इसके ऊपर और पुलिस के अदारे इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं पुलिस के अफसर से भी बात करें, लेकिन पहले मुख्तार काजिम जो इनके दूसरे हस्बैंड हैं, पहले उनसे पूछते हैं। जी मुख्तार साहब, आपको भी और नाज शाह आपको भी वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। पहले मुख्तार आप बताइएगा कि क्या शवाहिद हैं आपके पास जिनकी बिना पे आप ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं? सर शवाहिद मेरे पास बड़ी रीजंस हैं। सबसे पहले तो इनके घर वालों के बयानात नहीं मिल रहे। सबसे पहले मुझे इन्होंने बताया कि हार्ट अटैक हुआ, फिर इन्होंने बताया सीढ़ियों से गिरी है, फिर इन्होंने कहा खुदकुशी हुई है। उसकी डेड बॉडी जब मिली है तो उसने अबाया पहना हुआ है, सर पे दुपट्टा पहना हुआ है, हैंड बैग उसके साथ था। आप मुझे बताएं, आप कितने सुसाइड केसेस आपने देखे हैं जो कि अबाया और दुपट्टा पहन के हैंड बैग लेके खुदकुशी हुए हैं? आपके पास तस्वीर हैं उसकी? मेरे पास सर बिल्कुल तस्वीर है। उसके अलावा तस्वीर में मुंह से झाग निकल रही है, ठीक है। और इन्होंने जो पुलिस में रिपोर्ट दिलवाई है उसमें यही कहा है कि खुदकुशी हुई है। एक चीज़ और बताइएगा, मैं आज खबर में पढ़ रहा था जो उनके वालिद ने रिपोर्ट करवाई है, उसमें उन्होंने अभी तक उनके खावंद का नाम, जो पहला हस्बैंड है उनका, फर्स्ट जो पहला शौहर था मोहम्मद शकील, उसी का नाम लिखवाया है। वो कहते हैं कि आप तो उनके हस्बैंड ही नहीं है। तो उनसे पहले से लहदगी हो गई थी फिर आपसे हुई, या वो डिवोर्स वगैरह का तरीकाकार पूरा मुकम्मल नहीं हुआ था? नहीं सर, अलहदगी ऑलरेडी हो चुकी थी। मई 2014 में इनको खुला भिजवा दिया गया था। उसके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? सब डॉक्यूमेंट्स हैं सर, मैंने पुलिस को भी फर्निश कराए हैं। फर्निश करवाएं आप, अगर हो सके तो उसकी कॉपी हमें भी भिजवाइएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं और पुलिस वाले ने भी जो बयान दिया हुआ है, पुलिस वाले का अपना बयान यह है कि शायद इनकी बाकायदा तरीके से लहदगी नहीं हुई पहले खामन से और दूसरी शादी हो गई थी। सर देखें ना, बात सिंपल सी है, अलहदगी हुई कि नहीं हुई ये दूसरा टॉपिक है। ये सेपरेट इशू है, इसका कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। कत्ल से ये अब इस टाइम बात ये है कि इसने खुदकुशी की है कि कत्ल किया है, ठीक है। पहली बात मेरा सवाल आपसे है, लेट्स से आपकी बीवी कल अल्लाह ना करे फौत हो जाती है, आप मफरूर होंगे या उसकी कब्र पे रो रहे होंगे? देखिए, कत्ल करने का इख्तियार तो किसी को है ही नहीं है ना जी। मफरूर होना या बाद की बात है, लेकिन कत्ल का इख्तियार अगर कत्ल किया गया तो वो तो किसी को दिया ही नहीं है ना किसी ने। अगर वो होता तो यहाँ पे इस ज़मीन के ऊपर कोई जिंदा बचता ही ना। मैं नाज शाह साहबा को भी प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। नाज बीबी, आप फरमाइएगा, आपने ख़त लिखा है, आप क्या चाह रही हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किस तरीके से मदद करें? मैंने तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा था, नवाज शरीफ साहब से, और आज ही पिछले 10 मिनटों में पाकिस्तान हाई कमिश्नर सैयद इब्न अब्बास साहब से बात हुई है और उन्होंने मेरे खुद से बात की है। उन्होंने मुझे कहा है कि जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद इस केस को संभाला हुआ है और 2 सीनियर ऑफिसर्स इसको एलोकेट किए हुए हैं। तो मुझे यकीन है कि उनकी जो हमने कोशिश कर रहे हैं वहाँ वो मुख्तार शाह कर रहे हैं, उनके हस्बैंड कर रहे हैं, और यहाँ से इंग्लैंड से ब्रिटानिया से मैं खुद कर रही हूँ।
ताकि ना हमें पता चल सके कि हुआ क्या था सामने। लेकिन नाज बीबी, आपके पास कुछ ऐसी तफसील है जिससे ये बात लगे कि उनका कत्ल हुआ है, उनकी वैसे नेचुरल डेथ नहीं है? देखें तस्वीरें, मैं तो ना ही तो सामिया को जानती थी तो ना ही उनके हस्बैंड को जानती थी, तो अगर तस्वीरें जो हैं तो सारे हस्बैंड के पास ही होंगी। मेरे पास यही रिपोर्ट जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट थी वो इनकंक्लूसिव आई थी, तो उसमें कोई, अब मुझे सईद इब्न अब्बास साहब ने खुद कहा है कि तकरीबन जो फोरेंसिक्स में हमने भेजे हुए हैं टेस्ट करने के लिए 3-4 दिनों तक इंशाल्लाह हमें कुछ ना कुछ खबर आ जाएगी। जो उन्होंने पुलिस की अभी तक की तहकीक है, क्योंकि आज एक जगह एक पुलिस वाले को किसी अखबार ने कोट किया हुआ है जिसमें, मैं अभी इसका नाम पूरी तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि बज़ाहिर नेचुरल डेथ नहीं लगती। तो आपको कोई ऐसी इतला दी गई? मुझे यही इत्तला दी गई है आज मीडिया के जरिए और अभी सैयद इब्न अब्बास के जरिए, जो कि ना अब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये कत्ल के हवाले से देखते हैं इस केस को। इन्वेस्टिगेशन कत्ल के हवाले से हो रही है। मीडिया में ये भी रिपोर्ट आई हुई है यहाँ BBC में कि उसका जो पहला हामन था वो फरार हो गया है और मीडिया के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे खुद अभी तक मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं ना TPO से बात करूं और JLM में, तो उनके लिए भी मैंने मैसेज छोड़ा हुआ, तो यकीन है कि यकीन मुझे कुछ ना कुछ आज पता चल जाएगा। हम भी DPO से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब दोबारा ट्राई करिए। मुख्तार, आप बताइएगा दोबारा मुझे, मैं आपको शुबा वालदैन के ऊपर है या फर्स्ट हस्बैंड के ऊपर? देखें जी, जो मैंने तैयार में बात डाली है, मुझे शुबा 5 के 5 बंदों पर है, उसकी वालदा पर भी है, उसके वालिद पर भी, उसके सिस्टर भी, उसके दोनों कजन्स पर भी है। ठीक है, ये मिली भगत थी, उन्होंने उसे साजिश के तहत पे यहाँ बुलाया, उन्होंने मौका पा के इसको कत्ल कर दिया। आप जो है दुबई बेस्ड हैं, आपकी जो वाइफ है वो UK नेशनल है, ऐसे ही है? जी तो, जी बिल्कुल। तो वाइफ अब आपके साथ रह रही थी या UK में रह रही थी? सर, मैंने एविडेंस पुलिस को भी प्रोवाइड किए हैं, पिछले 1.5 साल से, मई 2015 से वो मेरे साथ रह रही है, उसके सारे एविडेंस मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जब ये पाकिस्तान आई तो यहाँ से फैमिली ने इन्हें बुलाया फोन करके, क्या पाकिस्तान आए? देखें जी, इसकी वालदा ने ये कहा था कि वालिद तुम्हारे बड़े सख्त बीमार हैं और हॉस्पिटल में है। तो क्या वाकई तो उनके वालिद बीमार थे, हॉस्पिटल में थे? नहीं, जब ये यहाँ पहुंची तो मैंने इससे पूछा वालिद की कैसी तबीयत है, कौन से हॉस्पिटल में है, तो कहने लगी यार वालिद तो ठीक है, घर पर है। लास्ट आपका राब्ता कब हुआ? रात सर मेरा राब्ता जिस दिन वो फोर्थ हुई 20 तारीख को दोपहर 12:03 पे। तो उस वक्त आपका कांटेक्ट हुआ, और डेथ का टाइम क्या है उसके बाद? सर, डेथ का टाइम अभी तक मुझे किसी ने एग्जैक्ट टाइम किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो आपका शुक्रिया मुख्तार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम इस केस को फॉलो करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया, पूरा UK मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। और नाज बीबी, आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स, आप क्या चाहिए मिस्ट्री कितना एक्सपीडिशियसली इसके ऊपर काम करके आपको इन्फॉर्म करे? नहीं, उनका मुझे यकीन है कि वो यकीनन तफसील से और जदोजहद से इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेंगे। मगर मेरा पैगाम ये है औरतों के लिए और मर्दों के लिए, पाकिस्तानी या नॉन पाकिस्तानियों के लिए, कि किसी को हक नहीं है किसी की जान लेना। हर औरत को हक है अपनी जिंदगी बगैर किसी डर से जीना। और ये जो हमारी ये इज्जत वाला, गैरत वाला काम नहीं है, ये बेगैरती के काम होते हैं जब हम औरतों पर हाथ उठाते हैं, जब हम औरतों के साथ जबरदस्ती करते हैं या औरतों पर दबाव डालते हैं। तो ये बेगैरती का काम नहीं है, ये बेगैरतों का काम है, क्योंकि इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। और अगर इस्लाम मुसलमान होने के नाते से हमें सोचना चाहिए कि हमें हमारे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे औरतों के लिए वो क्या कहते थे, किस तरीके से अपनी बीवियों को, बहनों को, बेटियों को रखना चाहिए और वालिदैन को किस मुकाम पे और कितनी इज्जत से रखना चाहिए। और ये जो हमारा माशरा है ना, वो जो समझते हैं कि औरतों के लिए हम औरतों पर इतनी नाइंसाफी की जा सकती है, ये बिल्कुल गलत है। और हमें ना कुछ इसके बारे में डिस्कशन भी करनी चाहिए और मर्दों को चैलेंज भी करना चाहिए। नासिया, बहुत शुक्रिया, हम आपसे दोबारा राब्ते के आज आपने हमें ज्वाइन किया। शफकत महमूद साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करेंगे? ये ऑनर किलिंग ऐसा मामला है जिसमें मेरे ख्याल में बहुत जुल्म होता है औरतों के साथ। जिसका दिल आता है कोई भी इल्ज़ाम आयद करके कत्ल के घाट उड़ा देता है, ये खौफ ही नहीं खाता कि अल्लाह को मर के मुंह भी दिखाना है, उसने खुद भी जाना है उसी अल्लाह के पास। बड़े अफसोस की बात है, इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं
रंज और तकलीफ़ होती है कि हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपने जो करीबी लोग हैं, अपनी बेटियां, अपनी बहनें, उनके साथ इस किस्म का जुल्म कर सकते हैं। वाकई मतलब ये तो तसव्वुर में नहीं आता कि किस तरह एक माँ या बाप अपनी बेटी को कत्ल करेंगे, कैसे करते हैं, मुझे नहीं समझ आती। क्या वैसे शफकत साहब, ये हम एक मुसलमान मुआशरा हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अंदर हमारे बुराइयां हैं वो ज़माना जहलियत से मिलती जुलती हैं। हमने ईदी साहब की वफ़ात के बाद उनकी अहलिया और उनके बेटे से इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि 24 बच्चे जो पंघूड़ों में छोड़ जाती हैं माएँ या वालदैन, जो भी छोड़ जाता है, डाल जाता है नौमौलूद बच्चों को, उसमें से 24 में से 23 लड़कियाँ होती हैं। तो हमारी हरकतें ज़माना जहलियत से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वैसे हम बड़े नाम के अच्छे मुसलमान हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनते और अपने इस्लाम को कहते हैं कि सबसे अल्लाह और अरफा दर्जे पे हम ही फायज़ हैं, लेकिन ये हाल है हमारा। लड़कियां पैदा हों तो पंगूड़ों में छोड़ आते हैं। अब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सईद गनी साहब, इसी टॉपिक से जहां हमने छोड़ा था उसी से फिर शुरू करते हैं। इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अब इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार क्या हो, मुझे एक चीज़ के ऊपर इतराज़ है और मैं ऑन एयर उसको कहूँगा। वसीम अख्तर अगर इन्वॉल्व हैं तो उन्हें सज़ा होनी चाहिए, लेकिन वसीम अख्तर को जो तरीकाकार इख्तियार किया गया उस पर ऊपर मुझे इतराज़ है। फिर सारों को पकड़ें और 4-5 जितने 6 मेन करैक्टर्स हैं इन्वेस्टिगेशन करें जुडिशल कमीशन से और 5-6 को सज़ा दें वसीम अख्तर समेत। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि बस आप कई मरतबा टीवी शोज़ में कह चुके हैं कि हमें 12 मई को इस्तेमाल किया गया, तो अब उन्हें पता है कि किस किस ने इस्तेमाल किया। उनके नाम लें सबके, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई बेगुनाह लोगों की जानें लें और उस वक्त लें जब रियासत के पास ये इख्तियार और ज़िम्मेदारी हो कि जानों का तहफ़्फ़ुज़ करे, तो बजाय तहफ़्फ़ुज़ करने के वो खुला छोड़ दे कातिलों को और वो बेगुनाह लोगों को और गोलियां। वैसे सिंध पुलिस जो है अभी आप ही की डोमेन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपका होम डिपार्टमेंट है, तो आप इस तहकीक को अभी भी कुछ गया नहीं है, कोई अच्छे तरीके से आगे बढ़ा दें, जो लोग मुलव्वस हैं उन सारों को आगे लेकर आए। मैं देखें, मैंने जो बात पहले भी कही और वो है तो तल्ख बात है, लेकिन सच्ची बात यही है कि इसके अंदर जो लोग और जो इदारे इन्वॉल्व हैं या थे उस वक्त, ये बड़ा मुश्किल होगा कि जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो तहकीकात करें और रिपोर्टें दें और वो ख़ुद उसके अंदर शामिल हों, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें वो उसके अंदर शामिल हों, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस पर फैसले दें वो उसके अंदर चुप करके बैठ जाएं, तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हुकूमत और वजीर के लिए कि वो उस पर नताइज निकाले और उनको सज़ा दिलाए। तो शफकत साहब से पूछें, शफकत साहब क्या बहुत मुश्किल है फॉर्मर रिटायर्ड चीफ के ऊपर कार्रवाई करना? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक केस में हमने देखा आर्टिकल 6 के ऊपर तो बहुत मुश्किल था, हुकूमत नहीं कर पाई। क्या 12 मई के ऊपर हम कुछ कर पाएंगे? नहीं, अब क्या होगा नदीम, अब तो वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। अब तो जो भी कुछ होगा वो इन एब्सेंशिया होगा। अगर उनको कोई सज़ा या कोई तहकीकात होनी है तो वो भी इन एब्सेंशिया होगी। अगर कोई अदालती कार्रवाई होनी है तो वो भी उनके ना होते हुए होगी। और जैसे आपने पहले जिक्र किया कि एक मर्डर केस में वो ना पेश होने के बावजूद बरी भी हो चुके हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि एक कानून आम लोगों के लिए है, एक कानून परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए है। लेकिन बात यह है कि जब तक हम उस मुकाम पे नहीं पहुंचते जब कानून जब सबके लिए बराबर होगा, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है मुआशरे का आगे बढ़ना। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि कोई जो ज़ाती फ़ेल हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के, उनके लिए उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि वो ज़ाती तौर पे जो मर्ज़ी कर दें और उनको कोई अकाउंटेबल ना ठहराए। लेकिन अफसोस की बात ये 9 साल हो गए हैं, कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई, कोई ऐसी इंक्वायरी सामने भी नहीं आई, कोई किसी को मुर्द इल्ज़ाम तो ठहराया लेकिन किसी को पिन पॉइंट नहीं किया गया, कोई चलान पेश नहीं हुआ। तो किस किस्म की हम अगर फिर हम कहते हैं कि जी यहाँ पे खून रेजी है, यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं, इम्बिसात को साथ शामिल कर लें। इम्बिसात ये एक लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए। वो आपने पक्का किला का बिल्कुल सही कहा, पक्का किला को भी शामिल कर लें, पक्का किला का वाक़या कर लें, 12 मई कर लें या मॉडल टाउन कर लें। ये वो वाक़यात हैं जिसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए थी जो भी इसमें इन्वॉल्व थे लोग, लेकिन 1 इंच हम आगे नहीं बढ़े। मैं थोड़ी सी पहले तस्दीक कर लूँ, मुझे मौका नहीं मिल सका सईद गनी साहब की बात का, कि ये जो बात कही सईद गनी साहब ने कि वसीम अख्तर साहब ने कई प्रोग्रामों में आकर के इस बात को कहा है कि हम इसको इस्तेमाल किया गया, वसीम अख्तर साहब से मंसूब करके कहा गया। मैं कहता हूँ कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। वसीम अख्तर साहब ने किसी जगह ये बात नहीं मेरे सामने का है, मेरे साथ प्रोग्राम में का है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, मेरे सामने जब तक प्रूफ ना हो, मैं उस प्रोग्राम में खुद मौजूद था, जाइए कर लो आपके
नहीं तो वो ना जुटलाए ना जो हकीकत है मेरे भाई। ठीक है ना, वसीम अख्तर साहब आ जाएंगे बाहर और उनसे पूछिएगा उन्होंने कहा है कि नहीं थे। आपका जब मौका है तो बात कर लीजिएगा। कहीं भी इस बात को सईद गनी साहब उन्होंने मैं ऐसे करूंगा, उस प्रोग्राम का क्लिप लेके सईद गनी साहब से कल प्रोग्राम में चला दूंगा। आप अपनी बाकी बात करिए ताकि हम बात आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक बात यह है कि यकीनन एहतसाब होना चाहिए और माशरे में बिगाड़ है और इस माशरे की बिगाड़ को ख़त्म होना चाहिए। वाक़या चाहे मॉडल टाउन का हो या पक्का किला का हो या 12 मई का हो या सानिया अलीगढ़ कस्बा हो, इसकी बाकायदा तहक़ीक़ात होनी चाहिए। इसके लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इसमें बिला तफरीक जो है इस पे जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। और इसमें कहीं भी ये ना देखा जाए कि हुकूमत वक्त कौन है। हमारे यहाँ माशरे में ये है, अलमिया ये है कि जब कोई तो वॉलंटियर करे ना जी इसके मामले में। देखें पीपल्स पार्टी कहती है कि फॉर्मर आर्मी चीफ पे हम हाथ नहीं डाल सकते, तो फिर आप तो फरीक बन के आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। मैं यही अर्ज करता चला हूँ यहाँ पे कि जब हमारी हुकूमतें होती हैं तो उस वक्त कुछ नहीं कहा जाता है। जब हुकूमतें चली जाती हैं, इक़्तिदार चला जाता है, लोग चले जाते हैं, साहब इक़्तिदार नहीं रहते हैं, तो उन पर तरह तरह के कीचड़ उछलने शुरू हो जाते हैं। यही ज़िया उल हक़ साहब थे जिनके लिए उस वक्त कहा गया था कि ये जो है ये अमीन है और सादिक हैं और ये अमीरुल मोमिनीन है। पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरह से उनका तमाशा किया गया वो आपके सामने है। इसी तरह से जब तक इक़्तिदार में लोग रहते हैं उनके लिए एक लफ्ज़ नहीं कहा जाता, उनके कसीदे बांधे जाते हैं, उनके लिए अच्छाइयों के पुल बांधे जाते हैं, वरक़ के वरक़ काले किए जाते हैं। लेकिन जब वही लोग जब इक़्तिदार से चले जाते हैं तो काले सारे उनके धंधे नज़र आने लगते हैं और तमाम लोग बोलना शुरू हो जाते हैं उनके ख़िलाफ़। ये हमारा एक तर्ज़ अमल जो है एज ए माशरती एज ए मजमूई जो है एक बहुत गलत कदम है। लेकिन कोई सजा और जजा का निज़ाम भी तो होना चाहिए। सईद गनी साहब की तरफ आता हूँ, प्रोग्राम आगे चलाते हैं। कोई सजा और जजा का निज़ाम कैसे बनेगा सईद साहब, अगर हम इतने कमज़ोर हैं कि अभी भी कहते हैं कि जो 10 साल पहले आर्मी चीफ रिटायर हुआ था उसको हम ट्राई नहीं कर सकते, तो फिर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बस बदकिस्मती से ये हकीकत है और ये सिर्फ एक केस नहीं है, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। यहाँ कवानीन जो है वो मुख्तलिफ लोगों, इलाकों, तबकात के लिए अलग अलग बने हुए हैं। कौन आगाज करेगा इसका? कोई तो नुक्ता आगाज होना चाहिए। शफकत महमूद साहब देखे ना, शफकत साहब नुक्ता आगाज क्या होगा जिस चीज़ का आगे कैसे बढ़े? स्पेसिफिक वाक़या नुक्ता आगाज तो यही है, एक ही हो सकता है कि जो लोग चाहे उनकी जो भी हैसियत है अगर किसी जुर्म में मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ लोग सारे मुल्क को लूट कर चले गए हैं और बड़े आराम से बैठे हैं। अब भी पॉलिटिकल लीडर भी हैं, सब कुछ है, ओहदों पे बैठे हैं और उनके पास उनके ख़िलाफ़ हज़ारों शहादतें भी मौजूद हैं, एडमिशन्स भी कर गए हैं। असगर खान केस मसलन आप देख लें कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और उसमें कि जी इसकी तहकीकात की जाए, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो मकसद ये है कि यहाँ पे जब तक इस किस्म की कोई साहब जो असगर खान केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म यह था कि फॉर्मर जो उस वक्त के आर्मी चीफ असलम बेग थे और DGISI उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिन लोगों के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है उनके खिलाफ तहकीकात की जाए। दोनों काम नहीं हुए, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई ना किसी के खिलाफ तहकीकात हुई। सईद गनी साहब से पूछूंगा क्योंकि इनकी हुकूमत थी उन दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो पता नहीं क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उसको, क्योंकि उसमें कोई पीपल्स पार्टी का ये भी नहीं कि कोई अपना जाती। बताइए सईद गनी साहब, आपने तो हाथ ही खड़े कर दिए, फिर इसका मतलब है कोई भी आर्मी चीफ हो आप एक्टिंग करेंगे? नहीं, मैं तो मान रहा हूँ ना नदीम मलिक साहब, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि भाई हम कमज़ोर लोग हैं, हम इन तगड़े लोगों पे हाथ नहीं डाल सकते हैं। अगर हम कुछ ना करके भी इतना भुगत चुके हैं, आप क्या चाहते हैं हम और मजीद भुगते हैं? इसका मतलब है कि सियासी तौर पर ये काम जो है फिर आगे नहीं मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन बात यह है कि ये हकीकत है। मुझे अफसोस हो रहा है लेकिन हकीकत है। मॉडल टाउन से कौन रोकता है जिसका मैं एतराफ़ कर रहा हूं? मॉडल टाउन से कौन रोकता है उसके ऊपर बताएंगे। मॉडल टाउन से कौन रोकता है? देखिए मॉडल टाउन अब बदकिस्मती से वो इस वक्त पंजाब में हुआ वाकया, और जो बस अब मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि वो हम होते तो लटके। मॉडल टाउन में एक जज की रिपोर्ट आई थी, वो पसंद नहीं आई, नया जज आपने बिठा के नई रिपोर्ट बना ली। नहीं, वो तो रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई जो जज ने जुडिशल इंक्वायरी की थी और JIT बना दी। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी तक पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हुआ कि पंजाब में हुकूमत उन्हीं की है जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं।
जब तक वो हुकूमत में है उनको कोई हाथ नहीं लगा जज के खिलाफ सुना है कार्रवाई? वफाकी हुकूमत भी उनकी है, पंजाब की हुकूमत भी। मलिक साहब ये चेक करें जरा जी, किसके खिलाफ हो रही है? वो जज के खिलाफ हो रही है, मुझे कोई हैरानी नहीं है। जरा चेक कर लीजिएगा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कोई? क्लोजिंग वन लाइनर इंबसात आपसे, आप चाहेंगे इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट इसके ऊपर बैठ जाए और फैसला करे? अलमिया यही है कि जब MQM बात करती है अपने ऊपर होने वाले जुल्म की और तमाम तफसीलात बताती है तो हम मद्दार हो जाते हैं, तरह तरह के जहामात लग जाते हैं हम पे। हम भी तहकीकात की बात करते हैं, हमने भी आफ्ताब शहीद की तहकीकात के लिए बात की थी, आज तक कभी इसके सामने कोई तफसीलात नहीं आ सकी या अब तक क्यों नहीं आई, ये हमारा सवाल है। लेकिन जुल्म जहाँ भी हो जुल्म होता है, जुल्म करने वाला कोई भी हो वो जालिम होता है, चाहे साहब इक़्तिदार हो या इक़्तिदार से बाहर हो। तो हमारी पार्टी और हमारा उसूल यही है कि इस हवाले से किसी भी तरह की कंप्रोमाइज़ नहीं की जाए। आज जिस बेचारगी का इजहार हमारे दो दोस्त कर रहे हैं बैठ करके, ये हमारी लम्हा फ़िक्रिया है कि आया ये वक्त क्यों आ गया है। 1947 में पाकिस्तान इसलिए मरा था कि हम 2016 में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हमने प्रोग्राम शुरू होने से पहले कोशिश की थी कि आज अरबाब गुलाम रहीम उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी शामिल कर लें और उनको बता के फ़ोन करके और टॉपिक भी बता के टाइम भी दिया था, लेकिन उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया। बहरहाल ये इंबसात मलिक साहब आपका, नाज शाह ने हमें ज्वाइन किया बरतानिया से, मुख्तार काज़िम, सेंटर सईद गनी साहब और शफकत महमूद साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।